पुनः सभी का स्वागत है HLV डिजिटल क्लासेज में। चलिए देखते हैं फिजिक्स का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, आंशिक परावैद्युत पदार्थ से भरे समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यदि संधारित्र को 100 माइक्रो ओम, ये माइक्रो होगा, माइक्रो ओम तक माइक्रो कूलम तक आवेशित किया गया हो तथा संधारित्र के अंदर रखे गुटके का परावैद्युतांक 2 हो तो संधारित्र के अंदर रखे परावैद्युत गुटके पर उत्पन्न प्रेरित आवेश ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, इसमें एक डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन है आंशिक परावैद्युत पदार्थ से भरे, तो इसमें 2 प्लेटें होती हैं। ये इसका फिगर होगा। ये हमारी 2 प्लेटें होती हैं जिनको हम कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं। इस तरह से कुचालक स्टैंड पे हमने रख दिया। मान लीजिए हमारी 2 प्लेटें हैं। एक प्लेट को हमने मान लिया X है, दूसरी प्लेट को हमने मान लिया Y है। X प्लेट का संबंध हम किसी सुचालक तार से कर देते हैं आवेशित करने के लिए, और Y प्लेट का संबंध हम पृथ्वी से भू संपर्कित कर देते हैं। प्लेटों के बीच की दूरी d है। इसके बीच में कोई परावैद्युत पट्टी रखी हुई है जिसकी मोटाई t है। के परावैद्युतांक की कोई पट्टी रखी हुई है जिसकी मोटाई t है। तो ये t मोटाई की जो है इसके बीच पट्टी रखी हुई है। ये t मोटाई की एक परावैद्युत आंशिक पट्टी रखी हुई है। ये हमारा कोई परावैद्युत पट्टी रखी हुई है जिसकी मोटाई t है और प्लेटों के बीच की दूरी d है। अब इसमें मान लेते हैं कि माना x तथा y 2 प्लेटें हैं, 2 प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी d तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। जब प्लेट x को, अब थोड़ा शॉर्टकट में कर देते हैं, जब प्लेट x को हम किसी सुचालक तार से Q आवेश देते हैं, जब प्लेट x को सुचालक तार से प्लस Q आवेश देते हैं। अब इसको जो प्लस Q आवेश देते हैं तो इस पर प्लस Q आवेश हो जाता है, और प्रेरण की घटना द्वारा Y प्लेट की आंतरिक सतह पर माइनस Q आवेश आ जाता है। तो यहाँ पर प्लस Q आवेश आ जाता है हमारा, यहाँ पर ये प्लस आवेश हो जाता है, और प्रेरण की घटना पर इसकी सतह पर माइनस आवेश आ जाता है, और पुनः इसकी बाह्य सतह पर प्लस आवेश आ जाता है। जब बाह्य सतह का संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं तो ये प्लस आवेश पृथ्वी में चला जाता है, तो ये हमारा जो प्लस आवेश है ये पूरा समाप्त हो जाता है, और ये हमारी जो x y के अंदर का जो क्षेत्र है वो आवेशित हो जाता है। तो इस तरह से ये आवेश भी हमारा, देखो मैं ठीक है, अंदर का क्षेत्र हमारा वैद्युतमय हो जाता है, अंदर का क्षेत्र हमारा वैद्युतमय हो जाता है।
अब यहाँ पर दो क्षेत्र हो जाते हैं, एक तो पट्टी के अंदर का क्षेत्र, उससे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो उससे जो वायु में क्षेत्र है वैद्युत क्षेत्र, उससे वायु क्षेत्र डेवलप हो जाता है। अब माना वायु में जो प्लेटों के अंदर वायु का क्षेत्र है, तो वायु में वैद्युत क्षेत्र हमने मान लिया ई नॉट है, तो ई नॉट बराबर, अब वैद्युत क्षेत्र प्लेटों में जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब सिग्मा बराबर हमारा होता है क्यू अपॉन ए, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए, इसलिए यही हमारा एप्सिलॉन नॉट ये हमारा हो जाएगा सिग्मा बटे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए के बराबर होगा वायु में। और पट्टी में जो हमारा होगा, जो हमारी टी मोटाई की पट्टी है, उसमें माना वैद्युत क्षेत्र हमारा ई है। अब ये वैद्युत क्षेत्र ई हमारा हो जाएगा। अब ई वैद्युत क्षेत्र हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। सिग्मा का मान रख देंगे तो सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए, तो हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हमारे पट्टी में वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो ई होगा या ई टी मान लेते हैं, और जो वायु में होगा ई नॉट होगा। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाने से इसके अंदर वैद्युत विभव उत्पन्न हो जाएगा। अब जो वैद्युत विभव होगा वो भी वायु में वैद्युत क्षेत्र माना वायु में उत्पन्न वैद्युत विभव, तो वायु में उत्पन्न वैद्युत विभव माना V1 है जो कुल दूरी d है, जिसमें t दूरी निकल जाएगी, जो कितनी दूरी पे प्रभावी होगा, d माइनस टी दूरी पे, जो d दूरी में है। तथा वायु में उत्पन्न वैद्युत विभव यहाँ पर होगा वैद्युत विभव V1 जो d माइनस टी दूरी में है, तथा पट्टी में जो आंशिक पट्टी पड़ी हुई है, पट्टी में V2 है जो T मोटाई में है, जो T दूरी में है, अतः कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 के बराबर होगा। V बराबर V1 प्लस V2 होगा। अब ये V1 और V2 का हम मान निकाल लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर इधर कर देते हैं, तो V बराबर अब V1 क्षेत्र हमारा है, तो V बराबर हमारा होगा ई नॉट इंटू डी माइनस टी, ये होगा ई नॉट इंटू डी माइनस टी दूरी में होगा, और ई वैल्यू क्षेत्र जो होगा वो हमारी टी दूरी में होगा, ई टी के बराबर होगा। अब ई नॉट का मान हम रख देते हैं, ई नॉट हमारा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, डी माइनस टी दूरी में है, प्लस ई बाहरी क्षेत्र हमारा है क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी दूरी में है, ये टी मोटाई में है, ये हमारा हो गया। इसमें हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, हमारा कॉमन हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमारा कॉमन हो गया, तो हमारा यहाँ पर बचा डी माइनस टी प्लस यहाँ पर बचा टी, और यहाँ पर नीचे बचा के, तो ये हमारा
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन हो गया तो D माइनस टी प्लस टी अपॉन K हुआ। तो ये हमारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होगा, उत्पन्न वैद्युत विभव होगा जो हमारा प्लेट के अंदर होगा। अब हम धारिता की परिभाषा से, अब धारिता C बराबर होता है हमारा Q अपॉन V, धारिता C बराबर हमारा होता है Q अपॉन V से। अब हम V का मान यहाँ पर रख देंगे, ये जो V का मान निकला हुआ है इसको हमने मान लिया समीकरण 1, तो समीकरण 1 से हमने V का मान रख दिया, तो समीकरण 1 से तो हमारा हो जाएगा C बराबर Q अपॉन, ये हमारा हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस टी अपॉन K, ये हमारा हो जाएगा, Q से Q हमारा कट जाएगा। इस तरह से हमारा ये C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन K, टी अपॉन K के बराबर होगा। यहाँ स्पेस कम मिल रहा है, चलिए आगे लिख देते हैं। यहाँ पर हमारा C बराबर हो जाएगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू A बटे D माइनस टी प्लस टी अपॉन K, ये हमारा धारिता हो जाएगी हमारी आंशिक परावैद्युत पदार्थ से भरे समांतर पट संधारित्र की धारिता का हमारा ये व्यंजक हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D माइनस टी प्लस टी अपॉन K, जिसका मात्रक फैरेड होगा, इसका मात्रक जो होगा वो फैरेड होगा, मात्रक फैरेड होता है। तो इस तरह से हमारा व्यंजक हो जाता है। अब देखिए इसी में जुड़ा हुआ सवाल है, यदि संधारित्र को Q माइक्रो, ये माइक्रो है, Q माइक्रो कूलम तक आवेशित किया गया हो तथा संधारित्र के अंदर रखे गुटके का परावैद्युतांक 2 हो, तो संधारित्र के अंदर रखे परावैद्युत गुटके पर उत्पन्न आवेश ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस पे जो होगा आवेश जो होगा वो हमारा कितना होगा न्यूमेरिकल के लिए। अब हमारा Q दिया हुआ है, Q बराबर हमारा दिया हुआ है 100 माइक्रो कूलम, ये हमारा 100 माइक्रो कूलम के बराबर है। परावैद्युतांक हमारा K दिया हुआ है, K दिया हुआ है 2। अब पूछ रहा है कि संधारित्र के अंदर रखे पदार्थ के गुटके पर उत्पन्न प्रेरित आवेश, माना प्रेरित आवेश, माना जो प्रेरित आवेश है, प्रेरित आवेश Q डैश है, अतः Q डैश बराबर हमारा हो जाएगा Q अपॉन K के। Q हमारा है 100 माइक्रो कूलम बटे हमारा K 2 दिया है, ये कट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 50। इस तरह से हमारा प्रेरित आवेश Q डैश बराबर हो जाएगा 50 माइक्रो कूलम के। तो हमारा प्रेरित आवेश 50 माइक्रो कूलम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। 1×10⁻⁹ कूलम से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 4I + 3J टेस्ला में V बराबर -75I + 100J मीटर पर सेकंड से प्रवेश करता है, तो कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें पहला पूछ रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है जब हम बाएं हाथ की तीनों उंगलियों के एक दूसरे के लंबवत करते हैं, तीनों को उंगलियों को लंबवत करने पर ये जो हमारी तर्जनी उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मध्यिका प्रवाहित जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो उसकी दिशा में हो, तो अंगूठे पर जो अंगूठा होता है वो बल की दिशा में होता है, तो अंगूठे पर लगने वाला बल जो होता है वो बल की दिशा को आरोपित करता है। तो तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होनी चाहिए, मध्यिका हमारी
धारा की दिशा में होनी चाहिए, तो चालकतार पर आरोपित बल की दिशा हमारी अंगूठे की दिशा होती है। यही हमारे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। अगला क्वेश्चन है, इस तर्जनी उंगली हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होनी चाहिए। तर्जनी उंगली हमारी, लेकिन तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए। जैसे ये दोनों उंगलियां लंबवत होने पर तर्जनी उंगली हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और मध्यिका जिस दिशा में चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही उसकी दिशा में हो, तो चालक तार में आरोपित बल की दिशा अंगूठे की दिशा होती है। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। आगे इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल हमारा है, न्यूमेरिकल में हमारा दिया है आवेश दिया हुआ है। आवेश का मान दिया हुआ है, आवेश Q बराबर है 1 × 10⁻⁹ कूलम दिया हुआ है। से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B में B दिया है जो वेक्टर फॉर्म में है। वेक्टर B बराबर है 4I कैप प्लस 3J कैप, जो वेग दिया हुआ वेक्टर फॉर्म में है। वेक्टर B बराबर है हमारा -75I कैप प्लस 100J कैप, 100J कैप ये हमारा दिया हुआ है। कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जो हमारा चुंबकीय बल होता है उस चुंबकीय बल को हम लॉरेंज बल के द्वारा ज्ञात करते हैं। चुंबकीय बल हमारा लॉरेंज बल के बराबर होगा। अब लॉरेंज बल हमारा होता है F बराबर होता है QB होगा, B छूट गया है, QEB sin थीटा। लॉरेंज बल हमारा होगा QEB sin थीटा। लेकिन जो हमारे आंकड़े दिए हैं वो B और V वेक्टर फॉर्म में दिए हैं, तो वेक्टर फॉर्म होने के कारण इस फार्मूले को वेक्टर फॉर्म बनाएंगे, इसलिए साइन फंक्शन को यहाँ से खत्म करेंगे तो हमारा हो जाएगा Q डॉट V क्रॉस B के बराबर होगा, V क्रॉस B होगा। इस प्रकार यह बराबर हमारा हो जाएगा Q डॉट V क्रॉस B। अब हम मान रख देते हैं, तो Q का मान हमारा दिया है 1 × 10⁻⁹, फिर V हमारा दिया हुआ है 4I कैप प्लस 3J कैप, 4I कैप प्लस 3J कैप क्रॉस B हमारा दिया हुआ है, V दिया है, सॉरी उल्टा हो गया लिखने में, सॉरी V हमारा दिया हुआ है -75I कैप -75I कैप प्लस 100J कैप, फिर दिया हुआ है क्रॉस B दिया है 4I कैप प्लस 3J कैप, ये हमारा दिया हुआ है। अब ये दो B और V का गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट है। इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम सारणिक के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। तो एक सारणिक का मान हम ज्ञात करते हैं, ये हमारा हो जाएगा I, ये हो जाएगा J, ये हो जाएगा K, I J K। अब देखिए I हमारा दिया है -75 और J हमारा दिया है 100, K हमारा एब्सेंट है, 0 हो जाएगा। फिर दूसरे फंक्शन में I हमारा दिया है 4, J हमारा दिया है 3 और K हमारा 0 है। अब इसको जब हम हल करते हैं तो हल करने पर अब I के लिए हमारा माइनर ये बनेगा। अब इस माइनर में देखिए 0 है, 3 को 100 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के I 0 के बराबर होगा। फिर माइनस J का गुणा करेंगे तो -J के साथ ये हमारा तो 75 × 0 ये भी 0 हो जाएगा और 4 × 0 ये भी 0 हो जाएगा, तो J भी हमारा 0 हो गया। फिर हमारा प्लस K बचेगा, K। अब K में ये छोड़ देंगे तो 75 और -3 का गुणा हो जाएगा, तो -75 × 3 होगा प्लस, फिर माइनस होता है पहला गुणा फिर माइनस दूसरा गुणा, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, -75 × 3 फिर माइनस होगा -4 × 100 के 4 × 100 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा I J 0 हो जाएगा। K हमारा होगा 75 का 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 225, 75 3 25 15 के 5
तीनों पची 15 के 5 और 7 त्रिक 21, 21 एक 22, हाँ माइनस 225 हो जाएगा। और माइनस इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 400। दोनों माइनस माइनस हैं, जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 625 के, ये हो जाएगा माइनस 625। तो माइनस 625 हमारा v क्रॉस b का मान हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा जो होगा, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, इस तरह से हमारा ये यब बराबर हो जाएगा, यब बराबर 1 गुणे 10 की पावर माइनस 9 गुणे इसकी, ये हमारा कितने के बराबर होगा, ये हमारा k वेक्टर k के बराबर होगा, ये हमारा होगा k, ये k के बराबर होगा, ये k होगा, ये होगा हमारा माइनस 625 k कैप के बराबर होगा, ये k कैप के बराबर हो जाएगा। अब इस मान का परिमाण हम ले लेंगे, अब इसका परिमाण जो ले लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, इसका अगर हम परिमाण निकालेंगे तो परिमाण हमारा होता है, ये होता है i का गुणांक ये भी 0 है, प्लस j का गुणांक वो भी 0 है, k का गुणांक होगा 625 माइनस 625 का वर्ग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस वर्ग से कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 600 माइनस 625 गुणे माइनस 625, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 625। तो इसका जो परिमाण रिजल्टेंट होगा वो होगा 1 गुणे 10 की पावर माइनस 19 गुणे इसका रिजल्टेंट मान होगा हमारा 625 के गुणे 625, 4 2 6, 625 हो जाएगा। अब इसको जब हम गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर हमको मिलेगा F बराबर 625 गुणे 10 की पावर माइनस 9 न्यूटन के, ये न्यूटन हो जाए। इस तरह से हमारा आरोपित बल F बराबर हो जाएगा 625 गुणे 10 की पावर माइनस 9 न्यूटन के बराबर होगा। अब इसमें ये तो हमारा बल पूछ रहा था कि कण पर लगने वाला बल का परिमाण, तो ये हमारा परिमाण हो जाएगा, ये हमारा परिमाण हो जाएगा। अब कह रहा है यौम इसकी दिशा ज्ञात कीजिए। देखिए दिशा का हम कंसीडरेशन कहाँ से करेंगे, हमारा जो k कैप आया है माइनस में है तो माइनस व्यक्त करता है कि जो k की माइनस दिशा में होगा, जो हमारा बल होगा वो जेड अक्ष पर कहाँ होगा, बाईं ओर होगा, जेड अक्ष पे बाईं ओर कार्य करेगा। तो जेड अक्ष की ऋणात्मक दिशा में हमारा दिशा होगी, तो दिशा हमारी होगी जेड अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ये होगी जेड अक्ष की ऋणात्मक दिशा। ये हमारी दिशा हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगला क्वेश्चन हमारा है स्वप्रेरण गुणांक एवं अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। 5 हेनरी प्रेस्व प्रेरकत्व वाली कुंडली में 5 एम्पियर की धारा 0.1 सेकेंड में शून्य हो जाती है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले बताना है कि स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, तो स्वप्रेरण गुणांक हमारा L बराबर होता है, L बराबर हमारा होता है माइनस टाइम्स E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा T के बराबर होता है। अब देखिए ये डेल्टा I बराबर 1 एम्पियर हो जाए और डेल्टा T बराबर हमारा 1 सेकेंड हो जाए, तो हमारी परिभाषा क्या बनेगी कि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। स्वप्रेरण गुणांक क्या परिभाषा बनी देख लीजिए, लिख देते हैं। यदि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित
प्रवाहित की जाए तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। ये हमारा स्वप्रेरण गुणांक हो गया। अब देखिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होगा? अन्योन्य प्रेरण गुणांक इसको म्यूचुअल इंडक्शन m से लिखते हैं। तो ये m बराबर हमारा होता है माइनस ES बटे डेल्टा IP बटे डेल्टा T के बराबर होता है। m बराबर माइनस ES बटे डेल्टा IP अपॉन डेल्टा T के। अब इसमें यदि डेल्टा IP बराबर 1 एम्पियर हो और डेल्टा T जो हो वो 1 सेकेंड के बराबर हो, 1 सेकेंड हो, तो यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। तो हमारी परिभाषा बनेगी, यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए। यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। तो इस तरह से हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, इसकी परिभाषा हो गई। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, इसकी परिभाषा हो गई। और अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, इसकी परिभाषा हो गई। अब आगे इसमें न्यूमेरिकल है। उसके न्यूमेरिकल के लिए कहता है, यदि 5 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली अर्थात L बराबर हमारा दिया है 5 हेनरी के दिया है। 5 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में 5 एम्पियर की धारा, I बराबर दिया है हमारा 5 एम्पियर की धारा 0.1 सेकेंड में, T बार हमारा दिया है 0.1 सेकेंड दिया है। 1 सेकेंड में शून्य हो जाती है, इसका मतलब I1 हमारा 5 एम्पियर है तो I2 हमारा हो जाता है 0 एम्पियर के बराबर हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। देखिए सूत्र सामने है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E हमारा हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा माइनस L गुणे डेल्टा I अपॉन डेल्टा T से। तो माइनस L का मान हमारा दिया है 5 हेनरी दिया है। डेल्टा I शून्य, तो ये शून्य से हमारा 5 एम्पियर से शून्य हो रहा है तो I2 हमारा 5 हो गया और I1 हमारा हो जाएगा, I1 हमारा 5 है तो 0 माइनस 5 बटे टाइम हमारा दिया है 0.1 के। अब ये जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -5 गुणे -5 बटे 0.1 के, माइनस प्लस हो जाएगा और 25 तो हो जाएगा 25 बटे 0.1 के।
नीचे दशमलव हटाएंगे, ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, तो इस प्रकार हमारा ये मान हो जाएगा 250 के। इस प्रकार हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल 250 वोल्ट के बराबर होगा। हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल 250 वोल्ट के बराबर होगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट करना है। लास्ट क्वेश्चन था, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।